तो नमस्कार, मैं रामकृष्ण गारगोर। हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बुद्धि परीक्षण का अर्थ। बालक की मानसिक योग्यताओं की माप करना या यह ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी मात्रा में। दोस्तों, इसको इस प्रकार समझते हैं कि बुद्धि परीक्षण का अर्थ है बालक की योग्यताओं का पता करना। बालक में क्या क्या योग्यताएं हैं यही जानना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। आगे देखें बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता। तो बालकों की मानसिक योग्यताओं में अंतर होता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा इस अंतर का पता लगाया जाता है। यह जानकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है। तो दोस्तों, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रत्येक बालक में जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई सामान्य बालक होता है। तो इन बालकों की यदि योग्यताओं का पता लगा लिया जाता है तो शिक्षक को शिक्षण कार्य कराने में सरलता हो जाती है, किस बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी है। दोस्तों, आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट भी करते चलिए। आगे देखें बुद्धि परीक्षण का इतिहास। तो बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रमाण महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में मिलता है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इससे 1 या 2 नंबर का पक्का आएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको पूरा याद हो जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण का जो प्रथम प्रमाण मिलता है वो महाभारत में मिलता है दोस्तों। और कब मिलता है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद में मिलता है। अक्सर पूछा जाता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में क्या हुआ था कि पांडवों को प्यास लगी थी, तो सभी पांडव बारी बारी से जाते हैं पानी लेने के लिए। एक यक्ष था जो तालाब की रखवाली करता था। उसने एक शर्त रखी थी कि जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा उसी को यहाँ का जल मिलेगा, नहीं तो वो मृत हो जाएगा। तो सभी पांडव मृत हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर से भी वो यक्ष वही प्रश्न करता है और इसके बाद युधिष्ठिर जब सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देते हैं तो उन्हें पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, साथ ही सभी पांडवों को जीवित भी कर दिया जाता है। इस प्रकार से योग्यता का प्रथम परीक्षण किया जाता है कि युधिष्ठिर योग्य थे और योग्यता के आधार पर उसे पुरस्कार स्वरूप जल मिलता है। आगे देखें, लेवेटन ने सन 1772 में शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार माना। तो लेवेटन ने कब? सन 1772 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और लेकिन ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। आगे देखें, मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग केटल महोदय ने किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए डायरी में कि किसने किया। केटल महोदय ने। आगे देखें, सन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे बुद्धि परीक्षण को वैज्ञानिक आधार मिला। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण तो पहले से किया जाता था लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। लेकिन जब सन 1879 में विलियम वुंट महोदय ने, विलियम वुंट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, विलियम वुंट चेतना का मनोविज्ञान मानते थे, मनोविज्ञान को। तो इन्होंने जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम लिप्जिंग था, वहां पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। और इसी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाने लगे, जिससे बुद्धि परीक्षण को भी एक वैज्ञानिक आधार मिल गया। दोस्तों, सन 1905 में बिने ने साइमन की सहायता से सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। यह फ्रेंच भाषा में था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए डायरी में, यहां से पक्का प्रश्न आता है कि कब किया गया ये। तो सन 1905 में। किसने किया? बिने ने। क्या किया? पहला बुद्धि परीक्षण किया। और पहला बुद्धि परीक्षण किस भाषा में था? तो दोस्तों, ये फ्रेंच भाषा में था। बिने साइमन परीक्षण में पहली बार संशोधन 1908 में एवं दूसरा संशोधन 1911 में हुआ। इसको आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बिने ने जो परीक्षण बनाया वो परीक्षण कब तैयार किया? 1905 में। इसको 3-3 वर्ष के अंतराल पे आप याद कर लीजिए। तो 1905 में उसने परीक्षण तैयार किया। इसके जस्ट 3 वर्ष बाद 1908 में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद फिर जस्ट 3 वर्ष बाद 1911 में दूसरा संशोधन हुआ। आगे देखें, सन 1916 में फिर से टर्मन की अध्यक्षता में संशोधन किया गया
और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण इसका नाम रख दिया गया। तो दोस्तों फिर से कब किया गया, तो 1916 में। 1916 में ये प्रश्न अक्सर आता है कि 1916 में जो विनय परीक्षण में संशोधन किया गया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे टर्मन, और तभी से इसका नाम टर्मन बुद्धि परीक्षण रख दिया गया। दोस्तों इसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण भी कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये संशोधन किया गया था, वहीं पर एक कार्यक्रम रखा गया था, इसीलिए इसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण भी कहा जाता है। अगला देखें, प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1917 में अमेरिका में 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाए गए, शाब्दिक आर्मी अल्फा परीक्षण और अशाब्दिक आर्मी बीटा परीक्षण। तो दोस्तों ये कब बनाए गए, इसको याद रखिएगा, 1917 में। ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की भर्ती होनी थी, तो सैनिकों के परीक्षण के लिए ये परीक्षण बनाए गए थे। तो जो शाब्दिक आर्मी अल्फा परीक्षण था ये शिक्षित लोगों के परीक्षण के लिए था, और जो अशाब्दिक आर्मी बीटा परीक्षण था ये अशिक्षित लोगों के लिए था। भारत में सन 1912 में डॉक्टर C.H. राइस ने एक परीक्षण बनाया, इसे हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण कहा जाता है, तो यह भारतीय परीक्षण भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में कब बनाया गया, सन 1912 में। किसके द्वारा बनाया गया, डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा, और इसे क्या कहा जाता है, तो हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि शब्द टर्मन ने दिया था, तो यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था, तो दोस्तों टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण विलियम स्टर्न व कोहलमान ने किया था। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, इसमें हम चकरा जाते हैं कि बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण किसने किया था, तो विलियम स्टर्न व कोहलमान ने किया था। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र में सन 1916 में संशोधन किया था। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दें, यदि विकल्प में विलियम स्टर्न या कोहलमान आता है तो बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण इनको उत्तर देना है, यदि विकल्प में नहीं आता है तो टर्मन भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र था उस सूत्र में इन्होंने थोड़ा संशोधन किया था, उसमें 100 का गुणनफल और जोड़ दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टर्मन ने 1916 में क्या किया था, सिर्फ संशोधन किया था, और बुद्धि लब्धि के सूत्र का जो निर्माण किया था वो विलियम स्टर्न व कोहलमान ने किया था। आगे देखते हैं बुद्धि परीक्षण का महत्व। तो जानते हैं, नंबर 1, इसके द्वारा व्यक्ति मानसिक योग्यताओं को ज्ञात कर लेता है। इसके द्वारा पता चल जाता है कि व्यक्ति में कितनी मानसिक योग्यताएं हैं। बालकों व व्यक्तियों को उनकी क्षमता अनुसार कार्य चुनने का सुझाव दिया जाता है। जब उनकी मानसिक योग्यताओं का पता चल जाता है तो उनकी क्षमता अनुसार सुझाव दिया जाता है। कोई यदि विज्ञान में टैलेंट है तो उसको विज्ञान सब्जेक्ट का चुनाव करने में, कोई कार्य का चुनाव करने में, उद्योग का चुनाव करने में, जैसे किसी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है और पता चलता है कि उसमें सामाजिक बुद्धि है तो उसे नेता बनने का या व्यवसायी बनने का सुझाव देते हैं। यदि किसी में अमूर्त बुद्धि है तो हम उसे क्या सुझाव देते हैं दोस्तों, हम उसे सुझाव देते हैं कि इसे वैज्ञानिक या डॉक्टर बनना चाहिए। तो भविष्यवाणी करने में उपयोगी है, ये भी नंबर 3 भविष्यवाणी करने में उपयोगी है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में ये व्यक्ति क्या बनेगा। बुद्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों का वर्गीकरण करने में और छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता मिलती है। आखिर इंटेलिजेंट बालकों को यदि छात्रवृत्ति दी जाए तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है और पढ़ने के लिए वो प्रेरित होते हैं। तो इसलिए बुद्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों का ये पता किया जा सकता है कौन सा छात्र ज़्यादा बुद्धिमान है और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता मिलती है। नंबर 5 देखें, बालकों को शिक्षा देने के लिए उनकी योग्यता जानकर उन्हें उचित सलाह दी जा सकती है। विशेष शिक्षा के लिए बालकों का चयन करने में सरलता होती है। दोस्तों आगे देखें, बेसल वर्ष, ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। मैंने इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जिस अधिकतम आयु तक के प्रश्न बालक हल कर लेता है बेसल वर्ष कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, जिस अधिकतम आयु स्तर तक के प्रश्न बालकों से हल करते बनते हैं, जैसे एक 5 वर्ष का बालक है और वो 7वीं 8वीं तक के प्रश्न हल कर लेता है, तो जिस अधिकतम आयु तक के प्रश्न बालक हल कर लेता है वो दोस्तों बेसल वर्ष कहलाता है। अगला देखें, टर्मिनल वर्ष।
तो जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है। समझ गए ना। जो अधिकतम स्तर होता है, एक निश्चित कठिनाई स्तर होता है, जैसे एक बालक है वो 8वीं तक के प्रश्नों को हल कर लेता है, 9वीं के प्रश्न उससे नहीं बनते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा उसका, जहां के प्रश्न हल नहीं कर पाता है, जैसे 9वीं तक के स्तर के वो प्रश्न हल नहीं कर पाता है, या 9वीं में वो 15 वर्ष की आयु का होगा, तो 15 वर्ष के प्रश्नों को यदि वो हल नहीं कर पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम टर्मिनल वर्ष कहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।